गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं विप्लव बंदर हूँ। कल आपसे बात किया था मैंने। नमस्कार नमस्कार, बोलिए। नमस्कार सर, नमस्कार। बहुत अच्छा है सर, आप आज आए हैं। सो नाउ डॉक्टर माधवी शर्मा विल स्टार्ट सर। नमस्कार सर, मैं डॉक्टर माधवी शर्मा डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन की प्रिंसिपल और इफाई यूनिवर्सिटी से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वेबिनार मंच पर हमें हर्ष होता है कि हमारे माननीय मंत्री जी उपस्थित हैं, जो आज कोविड-19 महामारी में शिक्षा एवं उसके चुनौतियों के बारे में भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री रामदास जी आठवले जी का मैं स्वागत करती हूँ। उसी के साथ साथ हमारे यहाँ सारे उपस्थित अधिकारी गण, शिक्षक गण और सभी स्टूडेंट का स्वागत करती हूँ। मैं हमारे प्रति उपकुलपति माननीय श्री विप्लव हलदार जी को कहूंगी कि वो स्वागत भाषण के लिए आगे प्रोग्राम बढ़ाएं। नमस्कार सर। ऑनरेबल श्री रामदास अठावले, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और आज की कीनोट स्पीकर जिनके लिए हम लोग सब वेट कर रहे हैं पूरा देश से वेबिनार प्लेटफॉर्म में। तो इन दिस प्रोग्राम वाइस चांसलर ऑफ इफाई यूनिवर्सिटी त्रिपुरा, रजिस्टर्ड of our university, all faculty member, non-teaching staffs, students of our university, and also faculty member, researcher, participants from across the country. It is our privilege and honor to invite Honorable Minister Sri Ramdas Athawale ji, and also all participants. I do welcome everybody on behalf of myself, ICFAI University Tripura, and from ICFAI Group at this webinar, where we are for the first time in the history of our university, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑनरेबल मिनिस्टर सर आप आए हैं। हम लोग बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। We are grateful to you sir, you have come here first time. सर अभी यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा बताएंगे। हमारा त्रिपुरा इफाई यूनिवर्सिटी त्रिपुरा ये एस्टैब्लिश हुआ 2004 में, जो त्रिपुरा लेजिस्लेटिव असेंबली में एक्ट पास किया था, और ये स्पॉन्सर है इफाई सोसाइटी हैदराबाद। ये पूरा नॉन फॉर प्रॉफिट मेकिंग एजुकेशन सोसाइटी है, जो हैदराबाद में 1984 में एस्टैब्लिश किया था। और हमारा इफाई यूनिवर्सिटी त्रिपुरा जो है सर, ये NAC B+ ग्रेड है, और ये यूनिवर्सिटी में करीब 2800 स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड है, और हम लोग 47 प्रोग्राम चलाता है 11 डिपार्टमेंट में। उसमें इंजीनियरिंग, बेसिक साइंसेस, मैनेजमेंट, रूरल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, इंग्लिश, लॉ, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। सर इन दी स्पेशल एजुकेशन हमारा जो प्रोग्राम है B.Ed और D.Ed प्रोग्राम है और इवेंट प्रोग्राम है, ये RCI से अप्रूव्ड है, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का अंडर में है सर। और इसमें और एक प्रोग्राम हम चलाता है जो क्लिनिकल साइकोलॉजी, वो भी RCI अप्रूव्ड कोर्स है सर। और इसका अलावा हमारे पास योगा प्रोग्राम भी चलाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, पैरामेडिकल साइंस, नर्सिंग, कॉमर्स, साइकोलॉजी, इतना प्रोग्राम हम चलाते हैं सर इधर। और हमारा इफाई ग्रुप का बड़े में डिटेल बढ़ाता है। हमारा इफाई में देयर आर टोटल 11 यूनिवर्सिटीज हैं और 7 बी स्कूल है, जिसको बोलता है इफाई बिजनेस स्कूल। तो ये जो यूनिवर्सिटीज हैं सर, वो एक हैदराबाद में है, रांची में है सर, रायपुर, जयपुर, देहरादून, बट्टी इन हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा हम 5 यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट में है, जो त्रिपुरा में है, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय एंड सिक्किम।
सर हम लोग एक ही ग्रुप है जो 5 यूनिवर्सिटीज हम नॉर्थ ईस्ट में चलाता है फॉर द बेनिफिट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन. So we would like to now, sir, take the honor to give brief about our honorable minister, Shri Ramdas Athalye, Minister of State for Social Justice and Empowerment, is an Indian politician, social activist, and senior Buddhist, Ambedkarite and Dalit leader from Maharashtra. He is the President of the Republic Party of India within bracket A. He is the Minister of State for Social Justice and Empowerment in the Narendra Modi government, and represents Maharashtra in the Rajya Sabha, the upper house of India's parliament. Previously, he was the Lok Sabha MP from Pandharpur. I will give you a brief for the information of all participants. 90 to 96, Sir was a member of Maharashtra Legislative Council. 90 to 95, Cabinet Minister, Social Welfare and Transport, Employment Guarantee Scheme, and Prohibition Propaganda, Government of Maharashtra. 90 to 99, member of 12 Lok Sabha. 98-99, member Committee of Transport and Tourism and member Consultative Committee for the Ministry of Industry. 99 to 2000, member Committee on Industry. 99-2004, Sir was elected member 13th Lok Sabha. This is the second term. 2002 to 2004, member Consultative Committee for the Ministry of Youth Affairs and Sports. 2004-2009, member 14th Lok Sabha. That is third term. Sir was elected. 2004, member Committee of Transport, Tourism and Culture. 2014, elected to Rajya Sabha. August 2014 till date, member Committee on Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. 2014 present, member Committee on Industry. 2014 November present. 2014 till date, member Library Committee, Freedom Fighter. 2016 till date, Minister of State for Social Justice and Empowerment, Government of India. 2020, Sir is re-elected to Rajya Sabha unopposed. Sir, we are very much honored and grateful to have you with us at this webinar. We now request you kindly to deliver your valuable speech, for which we, all of us from ICFA University Tripura, ICFA Group, and all participants from across the country are waiting for. Sir, over to you, sir. Thank you very much, sir. Now, Dr. Madhavi Sharma, kindly have a word. Yes, sir. I honorable minister to take over, sir. It is to you. तो आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है कि इक्फाई यूनिवर्सिटी हमारे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा में आती है. तो त्रिपुरा के बारे में हमें बहुत बड़ा रिस्पेक्ट भी है, क्योंकि त्रिपुरा ये बांग्लादेश की बॉर्डर है. बहुत बार मैं त्रिपुरा आया हूँ, अगरतला आया हूँ, और आपकी यूनिवर्सिटी के बारे में मुझे अच्छी जानकारी है, क्योंकि आपकी यूनिवर्सिटी शिक्षा का बहुत बड़ा अच्छा काम कर रही है. और हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी जो संविधान के शिल्पकार है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी में शिक्षा ली, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उन्होंने पढ़ाई की. बाबा साहेब अम्बेडकर जी 1913 में, जुलाई 1913 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क में अमेरिका का गए थे. और बाबा साहेब अम्बेडकर जी उस यूनिवर्सिटी में एक लेहमन लाइब्रेरी है, लेहमन लाइब्रेरी. तो वहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का अर्ध स्टैचू, आधा स्टैचू वहाँ बिठाया है. तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी में लाखों स्टूडेंट ने पढ़ाई की है, लेकिन अकेले बाबा साहेब अम्बेडकर जी का स्टैचू उधर क्यों लगा है? और मुझे गर्व है कि मैं डॉक्टर माई साहब अम्बेडकर, जो बाबा साहेब अम्बेडकर जी की पत्नी थी, आज हमारे बीच में नहीं है.
उनके उपस्थिति में उस स्टैचू का इनॉग्रेशन हुआ था और मैं उसी प्रोग्राम में मैं भी वहां मौजूद था। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी वहां एक दिन में 18 घंटा वहां बैठकर वहां बहुत सारे किताब पढ़ते थे, बहुत बड़ा स्टडी करते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी जब 1913 में गए थे तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की उम्र खाली 22 साल की थी। तो 22 साल के डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर जी इतना स्टडी करते थे। शिक्षा ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हमें नहीं चाहिए किसी की भिक्षा, हमें नहीं चाहिए किसी की भिक्षा, हम हमेशा लेते रहेंगे शिक्षा, हम देश की करते रहेंगे रक्षा, हम देश की करते रहेंगे रक्षा और हम बदल देंगे भारत का नक्शा। बदल देंगे नक्शा मतलब जो भारत में जो स्थिति है, जहाँ एजुकेशन बहुत सारे जगह पर अच्छा है, आपका जो स्टेट है तो आपके स्टेट में कम से कम 87.8% इतना लिटरेसी है। हमारा केरला स्टेट है, महाराष्ट्र स्टेट है, बहुत सारे स्टेट में लिटरेसी बढ़ती जा रही है। शिक्षा लेने के लिए बहुत सारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। और आज के इस जो आज का जो वेबिनार सेशन है तो ये आज का है वेबिनार सेशन, आज का ये है वेबिनार सेशन। हम मजबूत करने वाले हैं भारत नेशन। तो भारत नेशन को मजबूत करने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरी है। शिक्षा के बिना हम अपनी जिंदगी का विकास नहीं कर सकते हैं। हमारी जो बुद्धि है, इस बुद्धि को और भी ज्यादा तेज बनाने के लिए शिक्षा की बहुत बड़ी जरूरी है, विज्ञान की बहुत बड़ी जरूरी है, लोकतंत्र की बहुत बड़ी जरूरी है। और इस लोकतंत्र में हमें शिक्षा का अधिकार है। जो शिक्षा का अधिकार भारत के संविधान ने दे दिया है। और आज मुझे बहुत बड़ी खुशी है, हमारी माधवी शर्मा ये नागपुर की है, ये मतलब इन्होंने आज के इस वेबिनार सेशन का शुरुआत किया है। और मतलब डॉक्टर माधवी जी शर्मा ये प्रिंसिपल फैकल्टी ऑफ स्पेशल एजुकेशन इक्फा यूनिवर्सिटी त्रिपुरा की आप है, मतलब आप अभी उधर है लेकिन आप मूल निवासी नागपुर की है। आप मराठी बहुत अच्छी बोलती है और मैं भी हिंदी अच्छी बोलता हूँ और इसीलिए मतलब तो आज एक हमारी मराठी बोलने वाली एक लेडी डॉक्टर जो PhD है, मुझे भी जो हमारी महाराष्ट्र में DY पाटिल यूनिवर्सिटी है, जो डॉक्टर DY पाटिल जी जो बहुत बड़े शिक्षण तज्ञ हैं और उन्होंने मतलब DY पाटिल यूनिवर्सिटी शुरू की है, डीम यूनिवर्सिटी। और उस यूनिवर्सिटी ने मुझे 4-5 महीना पहले मुझे डॉक्टरेट दी है और मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ। मतलब मैं भी डॉक्टर बन गया हूँ। तो मतलब मैं सोशल काम करता रहा हूँ। हमारी दलित प्रांतर की जो मूवमेंट थी, उस दलित प्रांतर के मूवमेंट में मैं काम करता था और बाबा साहब अम्बेडकर जी विचारधारा को लेकर हम काम करते थे। और शांति के दिशा से आगे बढ़ेंगे तो विकास होता है। अपने मन में शांति रहेगी तो हम अपने मन का विकास करते हैं। तो इसी तरह अपने मन का अगर विकास हो जाता है तो मन का विकास हो जाता है तो अपने गांव का विकास हो जाता है, गांव का विकास हो जाता है तो अपने देश का विकास हो जाता है। और ये विकास के लिए शिक्षा बहुत बड़ी जरूरी है। तो जो आपकी जो यूनिवर्सिटी है, आज डॉक्टर माधवी शर्मा जी ने इसकी शुरुआत की है और उसके बाद जो हमारे प्रो वाइस चांसलर जो हमारे विप्लव हल्दर जी है,
तो हल्दर नाम बोलेंगे तो वेस्ट बंगाल की याद आती है, वेस्ट बंगाल की याद आती है तो ममता बनर्जी की याद आती है। और वेस्ट बंगाल जो है ये बहुत ही अच्छा स्टेट है और मुझे बहुत बड़ा अभिमान इस बात का है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जब बंगाल एक था 1947 के पहले, जब अपने देश को आज़ादी मिली थी उसके पहले ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल नहीं था, पूरा बंगाल था। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो वहाँ जोगेंद्रनाथ मंडल जी है, जो जोगेंद्रनाथ मंडल जी का मेमोरियल 24 परगना में है और मैं वहाँ पर बहुत बार जाकर आया हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में बंगाल से चुनकर आए थे, लेकिन 15 अगस्त 1947 को जब अपने देश को आज़ादी मिली उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेंबरशिप कैंसिल हो गई, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जी को वोटिंग करने वाले बहुत सारे एमएलए वो ईस्ट बंगाल में चले गए और बाबा साहब अम्बेडकर जी की मेंबरशिप रद्द हो चुकी थी। बाद में महात्मा गांधी जी के कहने पर बाबा साहब अम्बेडकर जी संविधान सभा में बाद में आए। मिस्टर राव हमारे मुंबई के थे, उन्होंने रिजाइन दे दिया, उनके जगह पर बाबा साहब अम्बेडकर जी आए थे। तो मतलब बंगाल के बारे में हमें बहुत बड़ा अभिमान भी है और बंगाल का नाम हम लेते हैं तो मछली की याद आती है। और आप विप्लव हल्दर जी ने आज मतलब वेलकम एड्रेस भी याद दे दिया है और उसके साथ साथ इक्पाई यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार जो है डॉक्टर ए रंगनाथ जी हैं, ये भी आखिर में थैंक करने वाले हैं। तो जो शिक्षा होती है तो शिक्षा कोई भी भिक्षा होती नहीं है, शिक्षा ही अपने खुद की रक्षा होती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज इस यूनिवर्सिटी में आज यूनिवर्सिटी के माध्यम से आपने जो अपना वेबिनार सेशन जो रखा है उसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं मेरा भाषण जल्द ही करूँगा पूरा, मैं मेरा भाषण आधे घंटे में ही करूँगा पूरा, क्योंकि मेरे साथ है इक्पाई त्रिपुरा। मैं किसी को नहीं बोलता हूँ बुरा, मैं किसी को नहीं बोलता हूँ बुरा, क्योंकि मेघालय में है गाँव पूरा, तो जो पूरा गाँव मेघालय में है। इसी तरह मतलब हम सब लोग जो है हम यहाँ आज यहाँ मौजूद हैं और विश्वविद्यालय के सभी जो मैं सभी का स्वागत प्रकट करता हूँ। और मैं जब त्रिपुरा के बारे में जानने की कोशिश मैंने की तो मुझे पता चला था कि जो मैंने पहले भी बोला कि 2011 के जनगणना के मुताबिक कम से कम 87.80% लिटरेसी का परसेंटेज अपने राज्य में है। छोटा राज्य है लेकिन शिक्षा में बड़ा राज्य है और शिक्षा में बहुत ही प्रगति करने वाला ये राज्य है। यहाँ की जनता कभी जागरूक एवं प्रतिभाशाली है, जो कभी मेहनती है। यहाँ के लोग सोशल सहभागिता भी अपने साथ अपनाते हैं। जब मैं यहाँ की सामाजिक स्तर की बात करता हूँ तो पता चला कि यहाँ विश्वविद्यालय में त्रिपुरा विश्वविद्यालय, इक्पाई विश्वविद्यालय, एमबीबी महाविद्यालय, इग्नू का क्षेत्रीय केंद्र, संस्कृत शिक्षा संस्थान, इम्फाल यूनिवर्सिटी का एक अंगीकृत संस्थान जो कि कॉलेज ऑफ फिशरीज, ICAR ने का क्षेत्रीय संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अगरतला आदि, जबकि महाविद्यालयों का लंबा लिस्ट में मिला है। आज मुझे यहाँ आप लोग के सामने बोलने का मौका मुझे मिला है, इसके लिए इक्पाई यूनिवर्सिटी परिवार का मैं आभार प्रकट करता हूँ। त्रिपुरा में सामाजिक दुर्घटनाएं न के बराबर होती है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड बोर्ड 2018 के अनुसार 218 घटनाएं का घटी है। ये इसलिए क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, साथ ही जागरूक हैं। मैंने जैसा जाना है कि इक्पाई यूनिवर्सिटी में शिक्षा विभाग 2006 से है, जबकि विशेष शिक्षा विभाग 2015 से संचालित है, जो कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में इकलौता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत जैसे देश में शिक्षा को लेकर ऐसे ही बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कि सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना इत्यादि।
लेकिन इस कोविड-19 के समय शिक्षा को कैसे हर किसी तक पहुंचाया जाए, खासकर ग्रामीण इलाके के बच्चे के पास जहाँ शिक्षा की स्थिति वैसे भी बहुत अच्छी नहीं होती है। इस कोविड-19 ने शिक्षा के सभी स्टेक होल्डर, खासकर विद्यार्थी एवं टीचर्स के लिए एक नई चुनौती और एक नया अवसर भी लेकर आया है, और वो है ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा। इस प्रकार के इसी तरह की जो शिक्षा है, अभी जो कोविड-19 है ये चाइना से आया, अभी दुनिया के 190 कंट्री में जा चुका है। और ये जो कोविड-19 है ये जो कोरोना है, तो मेरा कहना है कि अभी मैं सभी लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आप कोई भी ना आए रोड पर, आप कोई भी ना आए रोड पर, मैं विनती करता हूँ आपको हाथ जोड़कर। आज हम हैं बहुत बड़े गंभीर मोड़ पर, आज हम हैं बहुत बड़े गंभीर मोड़ पर। क्यों आ रहे हो आप रोड पर? रोड पर किसी ने नहीं आना है, लेकिन अगर रोड पर नहीं आना है, बच्चे अगर स्कूल में नहीं जाएंगे, उनकी पढ़ाई कैसी होगी, उनकी बुद्धि का विकास कैसा होगा? तो जो नई टेक्नोलॉजी जो है उसके इसके लिए मतलब नई एक ऑनलाइन शिक्षा या डिजिटल शिक्षा के बारे में हम सभी लोगों को विचार करने की आवश्यकता है। और इसी तरह अगर ये कोविड-19 कब जाएगा मालूम नहीं है, लेकिन ये चाइना से डायरेक्ट इधर आया नहीं, ये दुनिया से इधर आया, यूरोप से इधर आया, अमेरिका से आया, इंग्लैंड से आया, गल्फ से आया, लेकिन आया है। और अभी संख्या इतनी बढ़ती जा रही है, अभी 1.5 लाख से भी ज्यादा मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हमारे महाराष्ट्र में भी मतलब 50,000 के ऊपर मतलब हमारी केसेस जा चुकी है। तो कोविड-19 जो है ये पूरे गांव में पहुंच रहा है, शहर में पहुंच रहा है, बस्ती में पहुंच रहा है। तो ऐसे वक्त पर अभी स्कूल जल्दी चालू करना मुश्किल है, और इसीलिए डिजिटल शिक्षा जो होती है, ऑनलाइन जो शिक्षा होती है, इसके बारे में एक नया प्लानिंग हमें करने की आवश्यकता है। हमारी जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, हमारे रमेश पोखरियाल जी उर्फ निशंक जी, ये अच्छे मतलब साहित्यकार भी है, उन्होंने बहुत सारी किताब भी लिखे हैं। तो वो मतलब हमारे एचआरडी डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हैं, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो अभी हमें शिक्षा के बारे में नया कुछ सोचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये कोविड-19 कब जाएगा मालूम नहीं है। ये अभी कोविड-19 अभी हमने 20 में है, तो कब जाएगा मालूम नहीं है। रोज केसेस बढ़ती जा रही है, इसीलिए शिक्षा की तरफ हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। और इसीलिए मुझे लगता है कि आज टीचर लोगों को भी ऑनलाइन शिक्षा का ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, डिजिटल शिक्षा देने का ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और इस प्रकार की शिक्षा को अपने अधिगम गतिविधि में कैसे शामिल किया जाए, यह एक बड़ी चुनौती है। लेकिन इसके साथ ही यह हमें इन सारी दिशाओं में सोचने और अनुसंधान करने का मौका देता है। साथ ही अपने देश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था की न्यायता जरूरत है, जिनके अनुरूप रोजगार पूरक पाठ्यक्रमों के माध्यम से देश विदेश राज्य व समाज में कौशल युक्त युवा युवतियों को तैयार किया जा सके, व उन्हें रोजगार प्राप्त करने लायक बनाया जा सके। वे रोजगार प्राप्त करने में स्वयं को असमर्थ, मजबूर और अयोग्य अनुभव न कर सके। शिक्षा सिर्फ साक्षरता के लिए नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व को संवारने के लिए होती है, जिसका सीधा संबंध जीवन से है, जिसके विभिन्न पहलू को अपने ध्यान के आधार पर हम सुसज्जित करते हैं। तो ऐसी शिक्षा जो है, ये शिक्षा सभी लोगों को देने की आवश्यकता है। मेरा मंत्रालय जो है, मेरे मंत्रालय का बजट इस साल का 80,000 करोड़ मेरे मंत्रालय का बजट है, और मेरे मंत्रालय के बजट के साथ साथ 9,500 करोड़ का बजट है हमारे दिव्यांग जनों के लिए है। जो दिव्यांग जनों की संख्या कम से कम 2,67 लाख 2011 के सेंसस के मुताबिक इतनी संख्या है। और ये जिस विकलांगों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने की भूमिका हमारी होती है, और हम सब लोग मिलकर
उनको उधर बैठाओ ना, इधर ये शूट करेंगे जो आप संबोधित कर रहे हैं। ये ठीक है ठीक है। अब इसीलिए मतलब जो विकलांग डिपार्टमेंट है मेरे मंत्रालय का एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट विभाग है, और विकलांगों के लिए स्किल ट्रेनिंग है, विकलांगों के लिए मतलब फाइनेंस डेवलपमेंट कारपोरेशन है, विकलांगों के लिए मतलब बहुत सारी योजनाएं हमारे सरकार ने बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मतलब इनको डिसेबल कहना ठीक नहीं है। ये जिसको हाथ नहीं होता है, पैर नहीं होता है, कोई देख नहीं सकता है, बोल नहीं सकता है, सुन नहीं सकता है, तो ऐसे जो विकलांग लोग होते हैं, वैसे विकलांग लोग भी मतलब जो अंधे लोग होते हैं, तो अंधे लोग बहुत सारा अच्छा गाना गाते हैं, अंधे लोग हारमोनियम बजाते हैं, वो गिटार बजाते हैं, और मतलब इसी तरह बहुत सारे जो लोग हैं जिनको हाथ नहीं है, ऐसे लोग पैर से भी मतलब बहुत अच्छा ड्राइंग निकालते हैं। तो ऐसे लोगों को डिसेबल कहना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने उनको दिव्यांग जन इनाम दे दिया है, और ऐसी दिव्यांग जनों को ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए, उनको स्किल ट्रेनिंग देने के लिए, उनको अपने पैर पर खड़ा करने के लिए, उनका जो हमारे मंत्रालय ने पहले 3% रिजर्वेशन जो नौकरियों में अपने दिव्यांग जनों के लिए था, अभी हमने 4% कर दिया है। शिक्षा में 5% है। आपकी यूनिवर्सिटी में भी मेरा निवेदन है कि आपकी यूनिवर्सिटी में भी इस तरह मतलब जो नौकरियों में या मतलब 4% रिजर्वेशन होना चाहिए, और एडमिशन में 5% हमारे दिव्यांग जनों को एडमिशन में मिलना चाहिए। इसी तरह हर यूनिवर्सिटी ने और हर डिपार्टमेंट ने मतलब दिव्यांग जनों के लिए इसी तरह का विचार करने की आवश्यकता है। मेरा मंत्रालय स्किल ट्रेनिंग के लिए बहुत बड़ा काम करता है। बहुत बड़े हम आज तक हमने कम से कम हमने कैंप लिए, और कम से कम 15 लाख से ज्यादा लोगों को हमने साहित्य बांटा है, और उनको कंप्यूटर है, और मोबाइल है, और स्टिक है, और व्हील चेयर है, और कान की मशीन है। इसी तरह का जो साहित्य होता है उनके लिए जो जरूरी है, ऐसा साहित्य हमने कम से कम 15 लाख से ज्यादा लोगों को अभी तक बांटा है। और जो ईडीप कैंप हमारा होता है, और ईडीप कैंप के माध्यम से हम मतलब ये साहित्य हम बांटते हैं। तो इसी तरह जो एलिम्को का कंपनी कानपुर में है, तो उस एलिम्को कंपनी बहुत सारा साहित्य बनाती है, और उनके सहयोग से हम लोग मतलब इसी तरह का जो काम है विकलांग भी हम करते हैं। तो विकलांग में बहुत बड़े होशियार होते हैं, विकलांग के पास बहुत बड़ी बुद्धि होती है, और जिनको देखने के लिए आता है, लेकिन जिनको देखना नहीं चाहिए वो भी देखते हैं, तो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं। लेकिन जिनको देखने के लिए आंख नहीं है, वो भी मतलब पूरा दिल से पूरा देखते हैं, और इसी तरह मतलब उनकी बुद्धिमत्ता बहुत बड़ी होती है। तो इसी तरह मुझे लगता है कि ऐसी शिक्षा जो कि मानसिक कौशल और मानवता, न्याय, साम्य, समानता प्रदान नहीं करता हो, वैसी शिक्षा व्यवस्था किस काम के लिए? ऐसी शिक्षा व्यवस्था गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का हिस्सा नहीं हो सकता। इस महामारी के समय हमें दिव्यांग बच्चों की शिक्षा का भी ख्याल रखना होगा, खासकर उन दिव्यांग बच्चों का जिनमें विकलांगता का प्रतिशत थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि उन्हें समय समय पर अलग अलग रिहेबिलिटेशन केंद्रों में जाना पड़ता है, लेकिन इस वर्तमान समय में नहीं जा पा रहे हैं। उनके बारे में हमें कुछ अलग से सोचना होगा, और जरूर मेरा मंत्रालय जो है इसके बारे में जरूर विचार करेगा। हमारे माननीय थावर चंद गहलोत जी जो हमारे कैबिनेट में मिनिस्टर है, हमारे सीनियर मिनिस्टर है, और उनके नेतृत्व में मैं भी मतलब काम कर रहा हूँ। तो इसी तरह मतलब जो दिव्यांग जन लोग हैं, ऐसे लोगों को मुझे लगता है कि इसी तरह का जो काम है हमें कुछ अलग से तो उनके बारे में तो सोचना होगा। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भविष्य में हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहां हर एक व्यक्ति अपने कौशल से
बाद में मैं थोड़ा इंटरव्यू दे रहा हूँ। तो मतलब जो मैं बता रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भविष्य में हम एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते हैं जहाँ हर एक व्यक्ति अपने कौशल से अपने एवं समाज का निर्माण कर सके। सबका सम्मान, सबका विकास, एक जैसा, चाहे बेटा हो या बेटी, और आतंकवाद मुक्त, बेरोजगार मुक्त समाज जिसमें सब पढ़े एवं सभी लोग अपनी जिंदगी में प्रगति करें। इन सब के लिए अनेक परियोजना पूरे भारत में चलाया जा रहा है। उच्च शिक्षा से भी हम समाज में एक क्रांति ला सकते हैं। और इसलिए मतलब जो उच्च शिक्षा होती है, तो उच्च शिक्षा में हमारे जो बच्चे होते हैं, ऐसे बच्चों को शिक्षा में बहुत सारी प्रगति करने का मौका मिला है। मेरा मंत्रालय जो है, मेरा मंत्रालय मतलब हमारे जो ओवरसीज स्कॉलरशिप होती है, तो जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे होते हैं, ऐसे शेड्यूल कास्ट के बच्चों को अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, रशिया हो, चाइना हो, ताइवान हो, जर्मनी हो, ऑस्ट्रेलिया हो, या जहाँ जहाँ यूनिवर्सिटी में उनको एडमिशन मिलता है, तो ऐसे यूनिवर्सिटी में उनको हम 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख इतने पैसे हम देते हैं, और उनको वहाँ जाकर अपनी शिक्षा देने का जो उनका अधिकार है, वो अधिकार मतलब हम हमारे माध्यम से, हमारे मंत्रालय के माध्यम से हम देते हैं। और मेरा मंत्रालय जो स्कॉलरशिप देता है, स्कॉलरशिप के माध्यम से बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। मैं भी मतलब हॉस्टल में रहता था और मैंने भी मतलब स्कॉलरशिप लेकर मैंने पढ़ाई की है। और इसी तरह मतलब जो शिक्षा है, शिक्षा बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट होती है। इसीलिए हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग, एक तो हमारी शिक्षा तो अपनी जो हमारी जो कोर्स वाली पढ़ाई होती है वो तो ही है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी की जो शिक्षा होती है, नेशनल यूनिटी की जो शिक्षा होती है, सोशल इक्वालिटी की जो शिक्षा होती है, ऐसी भी शिक्षा हर एक यूनिवर्सिटी में होनी चाहिए। क्योंकि जात के नाम पर हम सब लोग आपस में झगड़ते हैं, धर्म के नाम पर हम सब लोग झगड़ते हैं, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान दिया है, ये संविधान सबके लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, लिंगायत हो, जैन हो, पारसी हो। तो जो मतलब जो भारत में जिस तरह अपनी शिक्षा है, तो कॉलेज में, स्कूल में बच्चों को नेशनल सोशल इक्वालिटी की शिक्षा भी मिलनी चाहिए। क्योंकि भारत के संविधान में जात को नकारा है। भारत के संविधान ने सभी धर्मों को समान अधिकार दे दिया है। कोई भी धर्म में जाने का किसी को भी अधिकार है। और इसीलिए मुझे लगता है कि अपने देश में हिंदुओं की संख्या से ज्यादा है, लेकिन बाबा साहब ने बताया है कि धर्म अलग हो सकता है, जात अलग हो सकती है, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन देश हमारा एक है। और इसीलिए एक बाबा साहब अम्बेडकर जी ने नेशनल यूनिटी की जो बात है, ये बात हमें सिखाई है। और इसीलिए हम अपने देश के लिए काम करते हैं। हमें मंत्री बनने का मौका भी मिला। बाबा साहब अम्बेडकर जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के मंत्रिमंडल में 2 बार मंत्री रहे। बाबा साहब अम्बेडकर जी वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर रहे। तब जो दामोदर वैली है, जो हमारे हलदार जी जिस राज्य से आते हैं, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मतलब झारखंड, ये जो राज्य है वहाँ दामोदर वैली है। और उस दामोदर वैली में कम से कम 6-7 डैम है। वो डैम बनाने का काम बाबा साहब ने किया था। बाबा साहब अम्बेडकर जी सोशल इक्वालिटी के लिए तो काम कर ही रहे थे, लेकिन इरिगेशन बढ़ना चाहिए। इरिगेशन के माध्यम से पावर की निर्मित होनी चाहिए। पावर की निर्मित के बाद बहुत सारे कारखाने खड़े हो जाएंगे और अपने देश के बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को रोजगार मिलेगा, वो अपनी जिंदगी में अच्छी प्रगति कर सकते हैं। तो इसी तरह
बाबा साहब अम्बेडकर जी अलग अलग क्षेत्र में मतलब काम करते थे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी 2 बार, एक बार वो लेबर मिनिस्टर भी रहे और लॉ मिनिस्टर भी रहे, और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हिंदू कोड बिल पार्लियामेंट में लाया था। और वो हिंदू कोड बिल ये था कि सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। सभी महिला, चाहे वो ब्राह्मण महिला हो, दलित महिला हो, आदिवासी महिला हो, ओबीसी महिला हो, या जनरल कैटेगरी ब्राह्मण समाज की महिला हो, मतलब सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए और महिलाओं पर होने वाले अत्याचार को रोकना चाहिए। इसीलिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल लाया था। लेकिन जब बाबा साहब अम्बेडकर जी लॉ मिनिस्टर थे, तब अपने पार्लियामेंट में मतलब हिंदू कोड बिल पास नहीं हुआ। इसीलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने लॉ मिनिस्टर पद का इस्तीफा दे दिया था। इसी तरह मतलब बाबा साहब अम्बेडकर जी काम करते थे। तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर, हम सब लोग ये कोविड-19 का सामना हम कर रहे हैं, और कोविड-19 और ये कोरोना बढ़ता जा रहा है। और मैं इतना बताना चाहता हूं कि आप अभी कोई भी मत रोना, आप अभी ज्यादा कोई भी मत रोना, बहुत जल्दी चला जाएगा यहाँ से कोरोना। कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मत डरोना, कोरोना को मारो ना। तो कोरोना को मारने के लिए, कोरोना को यहाँ से भगाने के लिए हम सब लोगों ने काम करना है। और हम एक बहुत बड़े कठिन परिस्थिति में हम लोग अभी यहाँ हैं। अभी जो एग्जाम किसके हुए नहीं और नए स्कूल अभी चालू तो नहीं हो रहे हैं, तो अभी 1-2 महीना तो मुझे लगता है कि वो स्कूल चालू हुए नहीं। इसीलिए मतलब आज का जो आपने जो सेमिनार रखा है, शिक्षा के बारे में हमें क्या करना चाहिए। हर बच्चे ने शिक्षा के लिए जाना चाहिए, लेकिन अपने देश में ड्रॉप आउट का परसेंटेज बहुत ज्यादा है, और ये ड्रॉप आउट का परसेंटेज ये ट्राइबल में और दलित में ज्यादा है। तो ये ड्रॉप आउट का परसेंटेज कम होना चाहिए। एक बार स्कूल में गया हुआ लड़का जो है, तो ऐसे लड़के को जो भी पढ़ाई करना चाहता है, ऐसे लड़के को उच्च शिक्षा भी लेने का पूरा अधिकार है। और ऐसे बच्चों को साथ देने के लिए सरकार तो ही है, लेकिन ऐसे कुछ संस्थाएं भी आगे आनी चाहिए। ऐसे कुछ जो फैक्ट्रीज बड़ी बड़ी है, उनका तो सोशल फंडिंग उनके पास होता है, उस फंडिंग के माध्यम से भी कुछ बच्चों को शिक्षा के लिए कुछ लोगों ने दत्तक लेने की आवश्यकता है, अडॉप्ट करने की आवश्यकता है। और ऐसे होशियार जो बच्चे होते हैं, जो मतलब झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, और बाहर रास्ते में जो लाइट होती है, लाइट के नीचे आकर वहाँ वो पढ़ाई करते हैं, किताब पढ़ते हैं, वहीं से बच्चे भी मतलब 90% मार्क लेते हैं, 95% मार्क लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को कुछ लोगों ने अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, और शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व हम सब लोगों ने देने की आवश्यकता है। शिक्षा तो नहीं रहेगी तो फिर हम प्रगति तो नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए हर बच्चा जो है, इन्होंने मतलब ड्रॉप आउट का परसेंटेज कम करने के लिए आप ये जो इक्फाई जो यूनिवर्सिटी है, तो उन्होंने भी मतलब कोशिश करने की आवश्यकता है। जो त्रिपुरा छोटा सा राज्य है, अगरतला है, वहाँ तो मतलब शिक्षा का परसेंटेज बहुत अच्छा है, लिटरेसी का परसेंटेज बहुत अच्छा है। लेकिन खाली लिटरेसी का परसेंटेज अच्छा होने से काम नहीं चलेगा। उच्च शिक्षा के लिए सभी स्टूडेंट ने मतलब उनको मदद करने की आवश्यकता है। और इसी तरह मुझे लगता है कि हम सब लोग मिलकर ये कोविड-19 का हम सामना करने का है। और मतलब मुझे लगता है कि हम सब मतलब कोरोना ने तो हम सभी लोगों को दगा दिया है, कोरोना ने हम सभी लोगों को दगा दिया है। और लॉकडाउन अनाउंस करके नरेंद्र मोदी जी ने हम सभी को जगा दिया है। और इसी तरह मतलब हम सब लोग मिलकर हम ये 4थी बार लॉकडाउन अनाउंस हुआ है। अभी 31 तारीख तक है, लेकिन बहुत सारी जगह पर रेड जोन में बहुत सारी सिटी, बहुत सारे स्टेट है। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन और भी शायद बढ़ने की आवश्यकता मतलब हो सकती है। और हम सब लोग मिलकर ये जो शिक्षा है, ये शिक्षा के लिए हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। और भारत सरकार ने जो भी योजनाएं बनाई है, इस योजनाओं का हम फायदा उठाएंगे। भारत सरकार ने सभी यूनिवर्सिटी को अपना अपना अधिकार दे दिया है। और आपकी जो इक्फाई यूनिवर्सिटी है, ये बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी है। और जब मैं अभी अगरतला आऊँगा
तो मैं जरूर आपकी यूनिवर्सिटी में आऊँगा। हमारी माधवी जी का है तो जरूर मतलब, और आपकी जो यूनिवर्सिटी है इसके अगर हमारे भारत सरकार की तरफ से अगर आपको जो भी कुछ मदद चाहिए जरूर, मैंने बोला कि रमेश पोखरियाल जी हमारे HRD मिनिस्टर है और आपकी यूनिवर्सिटी को जो भी मदद चाहिए वो मदद करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। हमारे नरेंद्र मोदी जी शिक्षा को बहुत बड़ा महत्व देते हैं और इस शिक्षा को बढ़ाने के लिए हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि आज जो यहाँ आपने जो ये वेबिनार सेशन जो आपने रखा था, आज रखा है और मुझे यहाँ मेरे विचार रखने का मौका आपने दे दिया है। मेरा मंत्रालय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है और मैं महाराष्ट्र में भी समाज कल्याण डिपार्टमेंट का, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का मैं 5 साल मंत्री रहा हूँ। मैं लोकसभा में 3 बार मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से मैं हूँ और मैं 3 बार RPI की टिकट से मैं लोकसभा में चुनकर आया था। अभी राज्यसभा में तो दूसरी बार, मतलब 2014 से लेकर 2020 तक मैं राज्यसभा में था। अभी मेरा कार्यकाल बढ़ गया है और मेरा 2020 से 2026 तक मैं राज्यसभा में मैं रहूँगा और जो भी मतलब आपकी यूनिवर्सिटी को जो कुछ मदद करनी है, शिक्षा के लिए जो कुछ मदद करनी है उसके लिए जरूर हम आपको पूरा सहयोग देंगे। तो आज मुझे आपने मेरे विचार रखने का मौका आपने मुझे दे दिया है, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। माधवी जी आप मतलब हमारी नागपुर की है और मतलब नाम तो आपका शर्मा है लेकिन मराठी बहुत अच्छी बोलती है। नागपुर से आप है और बहुत सारे पुणे में, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों को विजिट करने के लिए हमको बोला है और मैं बहुत बार मैं मतलब अभी तो मैं इस साल में आया नहीं, लेकिन जब भी मैं अभी अगरतला आऊँगा, त्रिपुरा में आऊँगा तो जरूर मतलब आपकी यूनिवर्सिटी को मैं भेंट करूँगा। आपकी जो समस्या मैं जानने की कोशिश करूँगा और भारत सरकार की तरफ से, HRD मिनिस्ट्री की तरफ से, मेरे सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री की तरफ से जो भी कुछ आपको मदद हम कर सकते हैं वो मदद हम जरूर करने के लिए हम आपके साथ है। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपने मुझे मौका तो दे दिया और मतलब यहाँ मेरे विचार रखने के लिए आपने मुझे निमंत्रित कर दिया, इसीलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और अभी ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना, मैं करता हूँ तुम्हारे दुश्मनों का सामना और मैं इक्फाई यूनिवर्सिटी को देता हूँ मेरे तरफ से शुभकामना। जय भीम। थैंक यू वेरी मच सर। मैं आदरणीय हमारे रजिस्ट्रार सर को बोलूंगी कि वो वोट ऑफ थैंक्स दीजिए। मैं थोड़ा बोलता हूँ सर, आप इतना अच्छा बोला, आपका हम लोग बहुत बार टीवी में देखा था और हम पार्लियामेंट में भी आपका भाषण सुना। आप इतना अच्छा बोलते हैं सर, रियली वी आर ग्रेटफुल सर आज यहाँ आने के लिए। और सर आपने जो पॉइंट हम लोगों को बोला है जो करने के लिए, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन सर, हम लोग जैसे मिनिस्टर ऑफ HRD एंड UGC जो हम लोग गाइडेंस दिया हम लोग पूरी तरह से सर कर रहे हैं और आप जो बोला हम करेंगे। दूसरा सर हम लोग जो यहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट जो है जिसमें माधवी शर्मा मैडम जो उसका हेड है स्पेशल एजुकेशन, उसमें सर हम लोग तो क्लास भी चलाते हैं, हम सोसाइटी में भी काम करते हैं इन त्रिपुरा। लेकिन हमारे पास जो 5 यूनिवर्सिटीज है नॉर्थ ईस्ट में और जो टोटल यूनिवर्सिटीज है, हम लोग स्पेशल जो चिल्ड्रन है सोसाइटी में उनके साथ और कुछ काम करने के लिए तैयार हो। हम लोग किया है, काफी प्रोग्राम किया है RCA के साथ मिलके और NIPID के साथ मिलके, तो हम लोग किया है और कुछ करने के लिए तैयार हो, क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्टल है, सेमिनार हॉल है, सब कर सकते हैं हम लोग। और हमारे पास इतना फैकल्टी मेंबर्स है, टोटल अराउंड 145 फैकल्टी मेंबर्स है, हम लोग कर सकते हैं। तो सर ये करेंगे सर। दूसरा आप जो बोल रहे हैं कि स्पेशल चिल्ड्रन, उसके लिए भी हम लोग स्पेशल कंसिडरेशन देते हैं हमारे यूनिवर्सिटी में। जो स्पेशल चिल्ड्रन है उसको हम लोग एडमिशन देते हैं और बैरियर फ्री एनवायरनमेंट है यूनिवर्सिटी में, ये कल्चर है हमारे यूनिवर्सिटी में।
और दिव्यांगजन चिल्ड्रन के लिए हम लोग और कुछ करना चाहते हैं आउटसाइड द यूनिवर्सिटी। उसके लिए सर आपका मदद चाहिए, और एचआरडी मिनिस्टर का जो आप बताए सर, उनके साथ कोई मिलकर हम लोग एजुकेशन को और ज्यादा ओपन कर सकते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन को और कैसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे डिस्टेंस एजुकेशन है उसमें सर ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ा के कैसे किया जाए सर, वो हम लोग कर सकते हैं। और सर इट इज वेरी नाइस सर दैट आपने खुद बोला हमारे यूनिवर्सिटी आएंगे, हम लोग उम्मीद करते हैं कब आएंगे, कोरोना जाने के बाद जरूर आइए हमारे यूनिवर्सिटी में। और आपका जो भाषण, ये जो हमारे स्टूडेंट जब डायरेक्ट सुनेंगे और कुछ काम होगा, फैकल्टी मेंबर हम लोग जितना है बहुत अच्छा होगा सर। सो काइंडली हमारा यूनिवर्सिटी विजिट करिए सर। और आपका जो आज का भाषण था, आपका जो स्पीच था, उसमें हम लोग पूरा एनकरेज है और अच्छा काम करेंगे सर दिव्यांग तरफ से, और पीपल फॉर डाउनलोडिंग ट्राइबल एरियाज का साथ काम कर सकता है, क्योंकि हमारा यूनिवर्सिटी ट्राइबल एरिया नहीं है, हमारा आउटसाइड ऑफ ट्राइबल एरिया है, हम लोग पूरा काम करने के लिए तैयार है। Another point sir, I would like to thank you for remembering Bengal। आप जो बोला है कि 1947-46 बिफोर इंडिपेंडेंस बाबा साहेब जी और जोगेंद्रनाथ मंडल मिलके जैसा करके बाबा साहेब जी पार्लियामेंट में गया था, उस टाइम में मिनिस्ट्री में गया था। दैट वाज अ ग्रेट थिंग, एंड बाबा साहेब जो किया है तो हिस्ट्री ग्रेट थिंग हैज बीन डन। और आगे में सर करेंगे सर, आपके साथ मिलकर काम करेंगे। वेरी मच सर। सर अभी रंगनाथ सर धन्यवाद प्रस्ताव करेंगे। अभी मैं जो हमारे हल्दर जी ने बताया है कि मैं हूँ उनका फैन सर, मैं हूँ उनका फैन, इसलिए मेरा हमेशा रहता है तुम्हारी तरफ। मैं हूँ आपका फैन, लेकिन मेरा हमेशा रहता है तुम्हारी तरफ ध्यान। इब्काई यूनिवर्सिटी है हमारी शान, इब्काई यूनिवर्सिटी है हमारी शान, लेकिन मैं हूँ रिपब्लिकन पार्टी का मैन। वाह वाह वाह, ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट। धन्यवाद करो तो धन्यवाद करूं रंगनाथन जी। Thank you, sir. Thank you, madam. Honorable Minister of State for Social Justice and Dr. Ramdas Athalye, or Pro Vice Chancellor, Mr. Biplab Havaldar sir, Dr. Madhavi madam, Dr. Priyanshu Rana Bhattakur, Dr. Ritisa Chatterjee, Dr. Dhananjay Yatta, and my colleagues, students, and the participants who are from outside of the university. So I am thankful and for proposing this vote of thanks for this webinar session. So today will be the milestone day in the history of ICFAI University Tripura in the last 16 years. First time a central minister, as our Pro-Vice Chancellor sir told, that the central minister accepted our invitation and delivered a session to enlighten us with his experience. सर हमारे ICFAI यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने आपको धन्यवाद देता हूँ, आपने हमारा इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है। आपका जो सोच है हमारे से शेयर किया है, इस सोच को जरूर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जैसे ICFAI यूनिवर्सिटी ने 25-30 साल से काम कर रहे हैं टू इम्प्लीमेंट द क्वालिटी एजुकेशन, इसके हिसाब से लोग लीडर बने और किसी का भिक्षा के साथ हम लोग जिएंगे नहीं, और शिक्षा से अच्छा शुभ काम करेंगे सोसाइटी के लिए। इसके लिए सर और एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ। आपका जो सूचना है इसको हम लोग फॉलो करेंगे यूनिवर्सिटी में, और जब आप यूनिवर्सिटी में इनवाइट करेंगे आपको जो कुछ भी आपका सोच है आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और कैसा सोशल जस्टिस को रीच करने के लिए कोशिश कर रहे हैं पूरा ICFAI फैमिली की तरफ से। और एक बार सारे पार्टिसिपेंट्स को, ऑर्गेनाइजर्स को धन्यवाद देता हूँ ये वेबिनार सेक्शन को सक्सेस करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन। जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, और आठवले साहेब का तुमचं खूप खूप धन्यवाद की तुम्ही माझ्यामुळे आले आणि तुम्ही चांगला लेक्चर दिला। सभी लोगों का इस मंच पर अच्छे से इस प्रोग्राम अटेंड करने के लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर। हम मिलेंगे सर आपको। थैंक यू।